बरतानिया में नेशनलिटी कवानीन में तब्दीली से हजारों अफराद को फायदा होगा और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए किसी नई स्कीम का ऐलान मौजूदा हुकूमत के दौर में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लेबर पार्टी के गुज़श्ता दौर में ही एमनेस्टी स्कीम आई थी। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां ने ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए किया। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। 2014 तक जो कवानीन थे उसमें आपने अपने रेजिडेंसी की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो पिछले 5 साल की शो करनी होती थी, जो आज की डेट तक है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे एक 10 साल का गुड कंडक्ट और गुड करैक्टर की एक जो है क्लॉज एंटर कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग इंडेफिनेट ले लेते थे। 1 साल बाद वो जब नेशनलिटी अप्लाई करते थे तो वो रिफ्यूज़ हो जाती थी कि नहीं जी, पिछले 10 सालों में आप किसी टाइम पे भी शुरू में या आखिर में आप ओवरस्टे रहे थे तो आपका क्लॉक स्टॉप हो चुका है, तो अब 10 साल मज़ीद वेट करें। वो क्लॉज इन्होंने निकाल दी है। तो अब जून के बाद से जो लोग भी नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने वो 10 साल गुड करैक्टर वाला जो क्लॉज है उसको फॉलो नहीं करना। और अभी तक लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने उस डेट से पहले एप्लीकेशंस दे दी हुई हैं, बेशक कानून चेंज हो गया है, उनके फ़ैसले स्टिल पुराने कानून के मुताबिक होंगे। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो उन्हें चाहिए कि नए कानून के मुताबिक दोबारा अप्लाई कर दें तो उन्हें नेशनलिटी मिल जाएगी। पहले 5 साल का करैक्टर चेक करते थे नेशनलिटी देने से पहले, ठीक है ना? अब सॉरी 10 साल का करते थे, अब 5 साल का करते हैं, ये कह रहे हैं जी? नहीं, गुड करैक्टर का ख़त्म ही कर दिया गया है। लेकिन उसमें जो इसका ये भी मतलब ना लिया जाए कि आपकी कोई अगर क्रिमिनल कन्विक्शन है तो वो मैटर नहीं करेगी, वो अपने कानून के मुताबिक जो पहले से था वो मैटर करेगी। इसका मेन फ़र्क उन लोगों को पड़ा है जो इमिग्रेशन ब्रीच में रहे हैं, कि वो ओवरस्टे रहे हैं पिछले 10 सालों में। पहले 10 सालों में से पहले 2, 3, 4 साल ओवरस्टे रहे हैं और फिर उनको इंडेफिनेट मिला है, तो इंडेफिनेट मिलने से, स्टे मिलने से वो टाइम काउंट करते थे, वो ख़त्म हो गया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ जब उन्हें इंडेफिनेट मिला है उसके 1 साल बाद वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि जिस दिन आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले 5 साल में तो आप ओवरस्टे नहीं हुए थे, पिछले 5 साल में इमिग्रेशन का आपका जो कवानीन है उसमें कोई ब्रीच तो नहीं था, जो कि ये 10 साल था, उसको शॉर्ट करके वापस 5 साल हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि होम ऑफिस कोई ना कोई वीज़े नहीं इंट्रोड्यूस भी करवाता है और कोई ना कोई जो है वो सिस्टम से आउट भी करते जाते हैं। कह रहे हैं कि सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा शायद ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे स्केल अप वीज़ा है। स्केल अप वीज़ा है क्या बेसिकली? ये जो स्केल अप वीज़ा है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। स्केल अप वीज़ा जो है वो एक वर्क परमिट की ही किस्म आप कह लीजिए आसान ज़बान में। ये उन बिजनेसेस के लिए है जो ये साबित कर सकते हैं कि पिछले 3 सालों में एवरेज उन्होंने 20% तरक्की की है, स्केलेबल है, उनका बढ़ता जा रहा है, या उनकी टर्नओवर की एक लिमिट रखी गई है, या उनके 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा रहे हैं। तो वो कोई अगर ऐसी कैटेगरी में हैं और होम ऑफिस से अप्रूवल ली हुई है, जैसे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लोगों ने वर्क परमिट के लिए लिया होता है, वो बाकी सहूलतें जो हैं कैटेगरीज और रिक्वायरमेंट्स जो की तू हैं, उस बेस के ऊपर आप वीज़ा लेके आ सकते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल तक, और एक्सटेंशन भी ले सकते हैं फर्दर 3 साल की, और 5 साल बाद इंडेफिनेट ले सकते हैं। तो इट इज़ वर्क परमिट। इसकी जो मिनिमम उन्होंने रखी है वो तकरीबन 33,000 सैलरी रखी है। तो इसमें और वर्क परमिट में सिर्फ जो मेन फ़र्क यह है कि स्पॉन्सर अगर अप्रूव्ड है तो वो आपको बुला सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना है कि उसकी पिछले 3 साल से मुसलसल एवरेज 20% स्केल अप है। अच्छा, इनोवेटिव वीज़ा भी है, इसके अलावा एक स्टार्टअप वीज़ा है, एक हाईली स्किल्ड शायद प्रोग्राम है, उसके तहत भी लोग आते हैं। एक आपने ये स्केल अप वीज़ा बताया, तो आम बंदे के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपने आना हो बरतानिया में अगर लेट से, तो किस वीज़े पे आएंगे? ये फैसला करना एक बंदा जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो एक बेसिक अपनी CV बना ले कि वो आज के दिन में कहाँ, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो कहाँ पे खड़ी है। उसके मुताबिक जो स्टार्टअप वीज़ा है उसको देखना चाहिए। ये ज़्यादातर टेक रिलेटेड जो काम है उसमें आएगा, इनोवेटर भी उसमें आएगा। और इसके अलावा जो ये वर्क परमिट्स हैं ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक जेन्युइन जॉब UK से अवेलेबल है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली जो देखने में आ रहा है कि लोग स्किल्ड तो बहुत है वहाँ पे और वो आ सकते हैं, लेकिन जो रुकावट आ रही है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ रही है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है। B1 जो है वो एक बेसिक लेवल की इंग्लिश है, लेकिन वो हम उसकी तैयारी नहीं करते और हम उसमें क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। अदरवाइज़ इस वक्त जो वर्क परमिट में सहूलतें हैं वो पहले पिछले मैं समझता हूँ 20 सालों में नहीं थी। काफ़ी सारी है। चलिए, ये तो हो गया जो ज़ाहिर है यहाँ पर पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से यहाँ आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो कि एक पिसा हुआ मैं कहूँगा तबका है, इलीगल इमिग्रेंट्स भी आप उनको कह सकते हैं। उनके लिए होम ऑफिस अभी तक बड़ी सर्द मोरी का मुजाहरा कर रहा है।
बीइंग ए लॉयर क्या आप समझते हैं कि इस पे भी कोई मर्सी होनी चाहिए? अब बाहर से लोग बुला रहे हैं और जो अंदर बैठे हुए हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, लैंग्वेज भी उन्हें आ गई है, उन्होंने सिस्टम भी देख लिया है, उनको आप नहीं डॉक्यूमेंटेड कर रहे। तो इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं समझ आती कि क्यों नहीं आप कर रहे। जब आप बाहर से कहते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, कोटा सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया, मतलब जो चाहे आ जाए, ये नए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो ये इंडिया के साथ कोई नया माहिदा करने की कोशिश करेंगे, जितने हज़ार लोगों को हम आपसे लेंगे। तो इस तरह की जब आप चीज़ें कर रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। और ये बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनकी तरफ से, माइग्रेशन को जो डील करती हैं तंजीमें, उनकी तरफ से ये जा चुकी हैं प्रपोजल्स कि आप जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको तरजीह दें। लेकिन मेरे ख्याल इसमें मज़ीद पॉलिटिकल लॉबिंग की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।